हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, आज के इस वीडियो में मैं उनका 20 नंबर क्लियर करवाने वाला हूं। सही सुना आपने। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के गद्यांश और पद्यांश को एक ही वीडियो में। और मैं उन गद्यांश और पद्यांश को बताऊंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारे हिंदी में गद्यांश और पद्यांश आता है, यानी कि 10 नंबर का हमारा गद्यांश आता है और 10 नंबर का हमारा पद्यांश आता है। उसको आखिर पहचाने कैसे, ये किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है, और इसको लिखे कैसे एग्जाम में ताकि हमें एग्जामिनर 20 नंबर पूरे दे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा और दो ऐसे गद्यांश और पद्यांश को लेकर आया हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे भैया, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। 20/20 आपको वो देगा, ठीक है। आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा, लेकिन आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके इस कीमती समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर स्टडी, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे। गद्यांश को इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा आपके हिंदी गद्य के किसी चैप्टर से, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखो यहां पे दिया गया है 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। पांचों क्वेश्चन का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है। मतलब आपको गद्यांश आपने पढ़ा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, उसका आंसर दो। बस आपको यह पता होना चाहिए कि ये गद्यांश किस पार्ट से है और इसके लेखक कौन है, ये पता है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। पढ़कर देखिए, पहले ध्यान से पढ़िए। देखो, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही द्रुह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। देखो, अगर आपको चैप्टर का नाम पता चल गया तो कमेंट कर दो तुरंत। अभी मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। दैनिक सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। देखो, ये आपका एक गद्यांश हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट गद्यांश, ठीक है। इसके नीचे अब क्या होगा, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ध्यान देना। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि भैया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है कि आखिर ये गद्यांश किस पाठ से और इसके लेखक कौन है, ठीक। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि ये जो आपका 3 लाइन है स्टार्टिंग का, इसके नीचे देखिए रेखाएं हैं, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही हैं, ठीक है। तो इसका आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में, ठीक है। तीसरा, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है, मतलब भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है। तो देखिए यहां पे सब कुछ दिया गया है। भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, यानी कि आप लिख सकते हैं भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। चौथा, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व द्रुह है, यानी कि किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व द्रुह है, तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व द्रुह है, ठीक है। इसी में दिया होगा कहीं ना कहीं, अभी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। शब्द के, देखिए ये शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही द्रुह है, सीधा सीधा आंसर दिया है। 5वां क्वेश्चन, भाषा की साधारण इकाई क्या है, तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है, ठीक है। ये ऊपर दिया गया है पहले लाइन में, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही दिया गया है। फिर क्या करना है आपको, सिर्फ चैप्टर का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे एग्जाम में, क्वेश्चन तो ऐसे दिया जाएगा,
पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में जाकर, तो देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले खूब ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या तो डालना ही है, वो मैंने हिंदी की कॉपी में आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे लिखना है, भाषा, हमने कर दिया भाषा, ठीक है, भाषा की। फिर आपको क्या करना है, डॉट डॉट ऐसे करना। आप स्केल की सहायता से कीजिएगा, जितना अच्छा दिखेगा, जितना ब्यूटीफुल दिखेगा भाई, उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। लास्ट वर्ड क्या है इसका, पढ़ती है लिख दीजिएगा केवल, ठीक है। तो हम लास्ट वर्ड इसका लिख देंगे पढ़ती है, डॉट डॉट करके लिख देंगे। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये आपने क्यों लिखा, देखो भैया मुझे शौक नहीं है इसको लिखने का, ठीक है। एग्जामिनर जो है उसको देखिए, आपके हिंदी की पेपर में 2 गद्यांश रहेंगे, करना एक ही होगा, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है, तो इसके लिए ये लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको हेडिंग डालना है भैया संदर्भ, फर्स्ट ऐसे 1 लिख दीजिएगा आगे, ठीक है, फर्स्ट लिखकर लिख दीजिएगा संदर्भ। अब आप लोग कहेंगे सर जी पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा गया था, आप संदर्भ लिख रहे हैं। देखो संदर्भ में ही पाठ का नाम और लेखक का नाम होता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो संदर्भ में हम पाठ और लेखक का नाम ही लिखते हैं, ना कि अक्षय कुमार का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो संदर्भ में हम इन्हीं का नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे संदर्भ, इसको ध्यान से समझ लो, कैसे बेटर तरीके से संदर्भ लिखोगे। अगर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पाठ का नाम और लेखक का नाम हेडिंग डाल के डायरेक्टली लिख दें तो क्या नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 2 में 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता, वो भी राइट है। लेकिन ऐसे लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिखिएगा ना, अब देखो हमारे हाथों को देखना, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, हाथों को नहीं, पेन को देखना, पेन को नहीं, कॉपी को देखना, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, देखिए भैया ये कौन सा भाग है, हिंदी गद्यांश है तो ये गद्य भाग ही होगा। तो गद्य भाग खूब सुंदर सुंदर सा लिखिएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। गद्य भाग में संकलित, में संकलित। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी आप कौन सा पेन यूज करते हैं, भाई जो पेन हम यूज करते हैं वो आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जेल पेन है और आपको एग्जाम में डॉट पेन से लिखना है। तथा श्रेष्ठ विचारक, विचारक, अच्छा एक तो मैंने आपको बताया ही नहीं, देखो सबसे पहली चीज ये किस पार्ट से है, बताओ आप लोग जल्दी से, किस पार्ट से है। देखो भाषा भाषा भाषा, ठीक है, कई जगह भाषा आया है, ये किस चैप्टर से होगा, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो आपको ट्रिक दिया जाता है, जैसे भाषा और आधुनिकता चैप्टर है तो इसमें भाषा भाषा दिया गया, अशोक के फुल चैप्टर होता तो उसमें अशोक अशोक दिया जाता। लेकिन 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 कहीं कहीं होता है कि ऐसा नहीं होता, आपको ट्रिक नहीं मिलता, उसमें वर्ड नहीं मिलता, तो आपको खुद से लिखना होता है। ये ध्यान रखिएगा, हर जगह ट्रिक काम नहीं आता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये तो हमें पता चल गया, भाषा दिया था हमने लिख दिया। तो श्रेष्ठ विचारक, ठीक है, श्रेष्ठ विचारक हमारे कौन है, वह निबंधकार भी हैं, लिख दीजिएगा, वह निबंधकार, निबंधकार। अब आपको लिखना है इनका नाम कौन है, इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रो जी सुंदर, ठीक है, रेड्डी, रेड्डी, रेड्डी मैंने फिल्म मूवीज में केवल देखा है, ठीक है, द्वारा साउथ मूवीज में देखा है, तो द्वारा, ठीक है, लिखित, लिखित। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप मूवीज भी देखते हैं, इतना टाइम नहीं रहता, कभी कभी छुट्टियों में देख लेते हैं, ठीक है। लिखित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखिएगा मेरे स्टूडेंट, ठीक है, और हो सके तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक स्केच से। और जो मैं रंग बिरंगे पेन यूज कर रहा हूं बिल्कुल मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ये लाल, हरा, पीला, नारंगी, बैगनी, ये सब मत यूज करना वहां पे, ठीक है। कोई आप आर्ट नहीं बना रहे हैं तो शीर्षक, निबंध,
निबंध से अवतरित है, से अवतरित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका संदर्भ। संदर्भ में हमें पाठ का नाम, लेखक का नाम ही लिखना होता है, लेकिन थोड़ा स्टाइल से लिखते हैं। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। यानी कि ये निबंध जो है, ये जो गद्यांश है, ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से, इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। हमारा 2 नंबर कंप्लीट। यहां पे हमने 2 नंबर कंप्लीट कर लिया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखकर। ठीक है, दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो आपका है ना 3 लाइन, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। इतने का अपनी भाषा में व्याख्या लिखो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, गागर में सागर भर दीजिए। ठीक है, देखो ऐसे हेडिंग डालेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, देखो ऐसे लिखना, लेखक के अनुसार भाषा की सर्वप्रमुख इकाई शब्द है। शब्द नहीं होगी तो भाषा कैसे होंगे, बिना शब्द के कैसे भाषा। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, बा और ला शब्द ही हैं। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। शब्द के अभाव में भाषा का विकास और उसका अस्तित्व ही असंभव है। बिना शब्दों के भाषा के विभिन्न पक्षों का विकास कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। यहाँ तो भाषा के विकास की दिशा में जो भी प्रयास किए जाते हैं वे भी शब्दों के रूप में ही होते हैं। भाषा का समस्त व्याकरणिक एवं प्रायोगिक पक्ष शब्दों की आधारशिला पर ही विकसित होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये हम याद करके जाएं क्या, यही लिखना। देखो भैया, अपनी तरफ से आप लिखिएगा। आप खुद में एक राइटर हैं, लेखक कहीं अलग से नहीं आते, वो भी हमारे बीच से ही निकलते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी भाषा में लिखना। आप अगर अलग अलग बुक उठाकर देखेंगे तो यही व्याख्या अलग अलग तरीके से लिखा है, तो आप अपने तरीके से लिखिए। हिंदी याद करने वाली चीज नहीं है गद्यांश। ठीक है, आप याद करके जाएंगे, दूसरा आ जाएगा, क्या करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा देखो, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है। तो देखिए यहां पे दिया गया है, भाषा की विकास, यदि भाषा की विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। तो आप लिख दीजिए ऐसे तीसरे क्वेश्चन का आंसर, भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। बस हो गया, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। कितना इजी है, कितना इजी आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चौथा क्वेश्चन, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ध्रुव है। तो देखिए ऊपर सब कुछ दिया गया है। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलता है। देखो, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। तो ऐसे लिख दीजिए 4 नंबर, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ध्रुव है। शब्द के अभाव में, बस 1 लाइन का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5वां, भाषा की साधारण इकाई क्या है। भाषा की साधारण इकाई क्या है। तो देखो, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। यहां पे ऊपर दिया गया है, देखो फर्स्ट लाइन में ही भाषा की साधारण इकाई शब्द है, यही लिख दो, काम खत्म। तो भैया ऐसे अगर लिखोगे एग्जाम में जाकर तो एग्जामिनर आपको खुश होके कहेगा बेटा ले तेरी इच्छा पूरी हुई। ठीक है, 10/10 आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब मैंने तरीका अच्छे से बताया, आप लोग इसी को फॉलो करके अच्छे से लिखेंगे। कोई भी गद्यांश हो, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी गद्यांश को चुटकियों में सॉल्व करेंगे अगर इस तरह लिखकर आएंगे। ये बेटर तरीका है, मैं अपना को बेटर देने का प्रयास करता हूं आपको, ताकि आप अच्छे से लिखें, खूब अच्छे से प्रेजेंट करें और आप 100/100 हिंदी में लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गद्यांश तो भाई हमारा हो गया, अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण पद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश को। भैया ये 10 नंबर का आता है और जहां तक मुझे लगता है गद्यांश से थोड़ा सा टफ है पद्यांश, क्योंकि पद्यांश में अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आएगा तो बहुत अच्छे से आप आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें अगर आपको इस पद्यांश का हिंदी मीनिंग आता है तब तो आंसर बहुत आसानी से दे लेंगे। ठीक है, तो गद्यांश में आपको गद्यांश में ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ना मेहनत करना ना कुछ। तो देखो इसमें ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं यहाँ पे जो आपको जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। वैसे देखो, पहचानो ये किस चैप्टर का। जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छक डूबे उतराए, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कर्ण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। देखो किस चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 से 6 बार आपके एग्जाम में ये आ चुका है, क्योंकि इसको पहचानने में प्रॉब्लम होती है। एग्जाम मनर भी चाहता है कि आप लोग इसको पहचाने।
जो अच्छे से पढ़े हो कर ले जाए, वैसे दो रहेंगे, एक ही करना होगा। ये है हमारे श्रद्धा मनु चैप्टर से, जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। देखो थोड़ा सा मैं मीनिंग बता देता हूं अपनी तरफ से अच्छे से। देखो, जलधि के फूटे कितने उत्स, जलधि का मतलब होता है समुद्र, उत्स का मतलब होता है स्रोत, ठीक है। द्वीप कच्छप डूबे उतराए, कच्छप का मतलब होता है कछुआ। यानी कि कहा जा रहा है कि प्रलय अथवा पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए जो है श्रद्धा जी जो है, श्रद्धा मनु को समझाती हैं, ठीक है। क्या समझाती हैं, मतलब जो है प्रलय या पृथ्वी का अगर जलमग्न हो जाती है, मतलब बाढ़ मॉडल टाइप का कुछ कंडीशन आ जाता है, तो उस पर ध्यान देते हुए, उल्लेख करते हुए श्रद्धा मनु को समझाती हैं। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, यानी कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में द्वीपों सहित कछुआ आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और बहने वाले थे, ठीक है। मतलब वो डूब डूब कर उतरा रहे थे, कछुए कच्छप की बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, जब प्रलय आता है उस समय की बात है। किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, ठीक है, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय का मतलब होता है उत्थान या उन्नति, ठीक है। फिर वो कहती हैं कि इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नव प्रयास जारी है। देखो क्या है, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय, यानी कि कहा जा रहा है इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नव प्रयास जारी है। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप में स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान है। वो कह रहे हैं हम दोनों खड़े हैं, ठीक है, नो टेंशन। आगे देखिए, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, ठीक है। यानी कि विद्युत कण का मतलब होता है जो बिजली के कण होते हैं, विकल, विकल का मतलब होता है स्थिर, विकल का मतलब सॉरी अस्थिर होता है विकल का मतलब, या बेचैन जिसको बोलते हैं। निरुपाय का मतलब होता है बिना उपाय के। तो यहां पे श्रद्धा कहती हैं कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। देखो, शक्ति के विद्युत कण जो इस पृथ्वी की रचना है, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक वे शक्तिहीन होते हैं। जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकेंगे, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, अगर वो अलग अलग रहकर विद्युत कण जो है वो बिखरेंगे तब तक वो शक्तिहीन रहेंगे। जैसे यूनाइटेड बी स्टैंड, डिवाइडेड बी फॉल, अगर हम संगठित रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर हम विभाजित हो जाएंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है। यही वाला हाल है, अगर हम इकट्ठा रहेंगे, पांचों उंगली इकट्ठा रहेंगे तो भैया मुक्का बन जाएगा, पांचों अलग अलग हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगा। वही कहा जा रहा है कि जो विद्युत कण है, ये पूरी सृष्टि विद्युत कण से मिलकर बनी है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होंगे वो भटकते रहते हैं और तब तक वो शक्तिहीन होते हैं, ठीक है। एंड देखिए, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, यानी कि समन्वय का मतलब होता है मिलन या एकत्रित करना, विजयनी का मतलब होता है जीत प्राप्त करने वाली, ठीक है। तो यहां पे फिर वो कहती हैं कि और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर अलग अलग रहेंगे विद्युत कण तो भैया प्रॉब्लम रहेगी, अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत ही प्रबल हो जाएंगे। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश की कविता तथा शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि किस कविता से है और इसके कवि कौन है ये आपको बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या करना है। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, इसका व्याख्या। तीसरा, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, जो दृढ़ मूर्त है इसका आशय जो है मानवता की मूर्ति से है, डायरेक्ट लिख दो। चौथा, उत्स और अभ्युदय शब्दों के लिए के अर्थ लिखिए। देखिए मैंने बताया आपको कि उत्स का अर्थ होता है स्रोत और अभ्युदय का अर्थ होता है नवीन उत्थान, ठीक है। अभ्युदय या उत्थान या उन्नति कह सकते हैं। पांचवा, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है, तो इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता के विजयी होने का उपाय बताया है, ठीक है। तो इसको लिखना है, मजाक वाली बातें नहीं है, ध्यान से समझो। चलिए एक एक करके इसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस हम वही करेंगे, देखो ध्यान से समझना इसको। जो इसका फर्स्ट वर्ड है, जैसे इसका फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट जलधि, क्या है जलधि, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। फिर डॉट 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 करके इसका जो लास्ट वर्ड है स्टूडेंट, लास्ट वर्ड इसका है हो जाए, हो जाए का हो जाए आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हो जाए, हो
जाए, ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर एक प्यारा सा खूब सुंदर सा हेडिंग डालेंगे जो सभी लोग डालते हैं। हेडिंग होगा हमारा संदर्भ। क्या होगा हेडिंग? संदर्भ। आखिर ये किस पार्ट से है और इसके कवि कौन है? ठीक है, ये आप लोग फर्स्ट हेडिंग डालेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा वही है। देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। उपयुक्त पद्यांश की कविता और शीर्षक का नाम लिखिए। इसको कैसे लिखोगे? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो लिख दो भैया प्रस्तुत पद्यांश लिखना यहाँ पे, क्योंकि ये पद्यांश है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, हमारी श्री जयशंकर प्रसाद जी हमारे हैं, काफी फेमस कवि हैं। श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी। देखो भैया इनका एक महाकाव्य हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जिसका नाम है कामायनी। तो ये जो रचना है ये कामायनी से ही लिया गया, उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य से, ये महाकाव्य है कामायनी भैया, महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग। देखो स्टूडेंट ये कौन सा भाग है? ये पद्य भाग है, तो यहां पे पद्य भाग लिख देंगे। ठीक है, पद्य भाग में संकलित। अब हम लोग लिखेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम है स्टूडेंट श्रद्धा मनु। क्या नाम है पाठ का? श्रद्धा मनु। ठीक है, श्रद्धा मनु जी की बातें हो रही हैं। शीर्षक कविता से अवतरित है। कविता से अवतरित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। कवि का नाम हो गया, शीर्षक का नाम हो गया, बस काम हो गया। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, दोनों है। आप अगर कोई क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। दूसरा देखो, 2 नंबर कंप्लीट। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो लिख दो, थोड़ा बड़ा लिखना है, 2 लाइन का मत समझिएगा। क्वेश्चन देखिए कविताओं में क्या होता है, गागर में सागर होता है। ठीक है, छोटी छोटी कविताएं होंगी लेकिन उसका अर्थ बड़ा होगा। देखो, जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करता और वह बिखरी अवस्था में रहती है तब तक वो शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि वो समन्वित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी। अगर आपके अंदर जो शक्ति है वो अगर बिखरी हुई है वो शक्ति प्रबल नहीं होगी। अगर वो शक्ति आपकी इकट्ठा हो गई, उसको इकट्ठा कर लिया आपने, तो आप इतने प्रबल हो जाएंगे कि इस विश्व भर को आपको जीतने की शक्ति आप में हो जाएगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। आगे बस हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा देखो, मतलब अगर आप बिखरे रहेंगे, आपकी शक्ति बिखरी रहेगी तो वो अधूरी है, अगर वो इकट्ठी हो जाएगी तो प्रबल हो जाएगी। आप किसी से भी लड़ सकते हैं इस दुनिया से भी। ठीक है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम क्या चीज है। ठीक है, तीसरा, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? तो दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता की मूर्ति से। अब आपको एक एक लाइन में आंसर लिखना होगा। ठीक है, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। आप कहेंगे सर ये दोनों बड़ा लिखना था हमें तब 2 नंबर हुआ, ये छोटा सा एक लाइन लिखने से 2 नंबर मिलेगा? बिल्कुल। ठीक है, चौथा, उत्स और अभ्युदय शब्दों के अर्थ बताइए। तो लिख दीजिए, उत्स का अर्थ स्रोत और अभ्युदय का अर्थ नवीन उत्थान है। देखिए जो अर्थ आपने लिखा स्रोत, इसको ब्लैक से लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनुष्य कौन सी बात बताई है? इन पंक्तियों में, तो ऐसे लिख दो, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता के विजयी होने का उपाय बताया है कि मानवता को, मानव जाति जो है वो विजयी कैसे बन सकती है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। तो सिर्फ आपको संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी सारा आप बहुत इजीली लिख देंगे, वो भी पद्यांश में। गद्यांश में आपका सब कुछ इजी होता है, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इजी होता है। तो अगर आप लोग ऐसे पद्यांश को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपको मिलेंगे पूरे
10/10 नंबर। तो गद्यांश और पद्यांश हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, इनको तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो हमारा यहीं पर फिनिश होगा। हमने इस क्लास में क्लास 12 हिंदी के हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व किया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह लिखोगे 20 नंबर मिलेंगे। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, इससे इजी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।